अब हम बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम के बारे में सभी चीज़ें मैं आपको संपूर्ण रूप से विस्तार के साथ बताने जा रहा हूं। यदि आपके परीक्षा में सर्वनाम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आ जाता है कि उदाहरण दीजिए, बनाइए या फिर इन्हें पहचानिए, तो आप बड़ी आसानी के साथ उन्हें पहचान कर अलग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से तीसरा प्रकार होता है प्रयोग के आधार पर। और यह जो प्रयोग का आधार है यह खुद 8 प्रकार के होते हैं और इन 8 प्रकार में से दूसरे प्रकार के अंतर्गत आता है सर्वनाम। तो आइए जानते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा के स्थान में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जी हाँ, उदाहरण देख सकते हैं, मैं, तुम, यह, वह, वो। तो ये जो सभी शब्द हैं ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। आइए थोड़ा डिटेल से इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि रमेश घर जाता है, रमेश घर जाता है में रमेश क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? वह, यह, वो। तो क्या हो जाएगा? वह घर जाता है, यह घर जाता है, वो घर जाता है। तो यहाँ पर रमेश के स्थान पर जो चीज़ प्रयोग किया गया है इन्हीं शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। आइए उनके बारे में देखते हैं। पहला प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 5वां प्रकार होता है संबंधवाचक सर्वनाम, 6वां प्रकार होता है निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। इसे पर्सनल प्रोनाउन या फिर व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यदि आपके परीक्षा में आ जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचानिए, अलग कीजिए या फिर उदाहरण दीजिए, तो इसको आप कैसे करेंगे, मैं सारी चीज़ें आपको विस्तार के साथ बताने जा रहा हूँ। पहला प्रकार होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों आ जाएंगे के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इन्हें पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उदाहरण आते हैं मैं, हम, तुम, यह, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें कहते हैं पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। दूसरा मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहा जाता है। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो ये तीनों आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, सर्वनाम के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। तो उत्तम पुरुष स्वयं होता है, स्वयं अर्थात कि मैं, है ना, स्वयं को ही उत्तम पुरुष माना जाता है। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो मध्यम पुरुष वह दूसरा पर्सन होता है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, मतलब हम जिसके साथ बात कर रहे हैं, हमारा जो कोई भी दोस्त है जिसके साथ हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। अब तीसरा अन्य पुरुष क्या है? तो अन्य पुरुष ये है कि हम दोनों दोस्त मिलकर जिसकी चुगली कर रहे हैं या फिर तारीफ कर रहे हैं, जो तीसरा पर्सन यहाँ पे नहीं है लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। हम बात करते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष या फिर फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि उत्तम पुरुष होता क्या है। पहला प्रकार होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जो 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 प्रकार में से ही पहला प्रकार होता है हमारा उत्तम पुरुष। तो आइए जानते हैं उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या होती है। तो स्वयं को उत्तम पुरुष कहा जाता है। स्वयं मतलब मैं, आई, माई सेल्फ। स्वयं को ही क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। कैसे कहते हैं, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो उदाहरण में क्या क्या आ जाएंगे? मैं, हम, मैंने, मुझको, मुझे, हमें, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। ये सभी प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सभी के जरिए हम खुद के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ में घर कौन जाना चाहता है? मैं मतलब स्वयं। मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। मतलब कि मैं घर जाना चाहता हूँ में मैं में मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं जो है उत्तम पुरुष हो जाएगा। यदि इसी को हम दूसरे तरीके से कहें कि हमें कुछ कहना है, हमें कुछ कहना है में हमें मतलब कौन? मैं
हमें मतलब कौन हुआ? मैं ही। मतलब कि हमें हो गया उत्तम पुरुष, क्योंकि हमें मतलब मैं हो रहा है और मैं ही स्वयं ही होता है उत्तम पुरुष। या फिर कह सकते हैं मेरा घर पास में है। मेरा घर मतलब कि किसका घर? मेरा घर मतलब मैं, मतलब कि फिर से हो गया मेरा मतलब कि उत्तम पुरुष। तो ये तो था उत्तम पुरुष। तो इस तरीके से पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अभी हम बात कर रहे थे प्रथम पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष के बारे में हैं। तो आइए बात करते हैं हम मध्यम पुरुष के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्हीं में से पहला प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और इस पहले प्रकार के अंतर्गत दूसरे नंबर पे आता है मध्यम पुरुष। तो आइए जानते हैं कि मध्यम पुरुष की परिभाषा क्या होती है। तो सुनने वाले श्रोता को ही मध्यम पुरुष कहा जाता है। सुनने वाले श्रोता से तात्पर्य है कि हम यदि किसी के साथ बात कर रहे हैं तो सामने वाला हमारी बात सुनेगा। मतलब कि हमारा जो साथी है, हमारा जो दोस्त है, यदि हम उससे बात कर रहे हैं तो हमारा दोस्त ही हो गया मध्यम पुरुष। यहाँ पे मैं प्रथम पुरुष हूँ और मेरा दोस्त है मध्यम पुरुष। मैं क्या हूँ? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब उत्तम पुरुष, और मेरा दोस्त क्या हो गया? मेरा दोस्त हो गया मध्यम पुरुष, या फिर बोल सकते हैं द्वितीय पुरुष। ठीक है, तो इस तरीके से मध्यम पुरुष है। आइए हम देखते हैं कि मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं तुम, तुम्हें, तुझे, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, या फिर इसी को ही हम कह सकते हैं आप, आपका, आपकी, आपके, आपको। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम सामने वाले से बात करते हैं कि आप, तुम, तुम्हारा, तो ये होता है मध्यम पुरुष। इसको एक सेंटेंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तुम घर जाना चाहते हो। अब तुम घर जाना चाहते हो में तुम कौन है? तो तुम कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं? वह तुम है। मतलब कि सामने वाला हमारा साथी तुम है। तो सामने वाला जो हमारा साथी है वो हो गया मध्यम पुरुष। यहाँ पे ये तुम शब्द मध्यम पुरुष आ गया। एक और अलग से सेंटेंस से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ कहना है। तो आपको कुछ कहना है मैं एक बार फिर से सामने वाले के बारे में बात हो रही है, जिससे हम बात कर रहे हैं उसे मैं बोल रहा हूँ। आपको कुछ कहना है। आपको में मतलब खुद के बारे में बात नहीं हो रही है। खुद क्या हूँ मैं? उत्तम पुरुष। और सामने वाला क्या है? मध्यम पुरुष। तो सामने वाले के बारे में बात हो रही है, तो सामने वाला हमारा जो है वो हो गया मध्यम पुरुष। मतलब इस सेंटेंस में मध्यम पुरुष कौन है? आपको। आपको मध्यम पुरुष है। तुम्हारा घर पास में है। तुम्हारा घर पास में है, एक बार फिर से सामने वाले के बारे में बात हो रही है, मतलब कि तुम्हारा घर पास में है। तो इसमें से तुम्हारा जो शब्द है ये शब्द हो गया मध्यम पुरुष। तो इस तरीके से यदि स्वयं यानी कि खुद के बारे में बात करें तो उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। यदि हम किसी दोस्त या मित्र के साथ बात करें तो उस दोस्त या मित्र को कहा जाता है मध्यम पुरुष। और यदि हम किसी तीसरे व्यक्ति की चारी या चुगली उसके पीठ पीछे करें तो उस तीसरे व्यक्ति को कहा जाता है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो आइए जानते हैं कि अन्य पुरुष की परिभाषा क्या होती है। जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोचकर बातें की जाती है तो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं वह, वे, उसका, वो, उन्हें, उनका, उनके, उनकी, ये सब आते हैं हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष स्वयं को कहते हैं। मध्यम पुरुष हमारा जो मित्र होता है जिससे हम सम्मुख होकर बात कर रहे हैं उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। तो अन्य पुरुष का हम सेंटेंस एग्जाम्पल में देखते हैं। वह घर जाना चाहता है। वह मतलब कि यहाँ पे हम लोग के साथ में नहीं है, मैं किसी अपने मित्र को इशारा करके बता रहा हूँ कि वह घर जाना चाहता है। यहाँ पे यह जो वह शब्द है यही हो गया हमारा अन्य पुरुष। उसे कुछ कहना है। एक बार फिर से मैं अपने मित्र को इशारा करके बता रहा हूँ कि उसे कुछ कहना है। यहाँ पर वह उसे शब्द जो है यह हो गया अन्य पुरुष। उनका घर पास में है। एक बार फिर से मैं इशारे के जरिए ही बता रहा हूँ कि उनका
घर पास में है। तो यहाँ पे ये जो उनका शब्द है, इस उनका शब्द को ही अन्य पुरुष माना गया है। तो इस तरीके से हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें और वह व्यक्ति हमारे पास ना हो तो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। तो यह तो था अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत को। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सर्वनाम से दूसरा प्रकार होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा कि निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। जो शब्द पास की अथवा दूर की किसी खास वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, जो शब्द पास की अथवा दूर की किसी खास वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इनके दो भेद होते हैं, पहला है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरा होता है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसके अंतर्गत आता है यह वह। तो यह और वह शब्द निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यदि इसका हम एग्जाम्पल देखें तो यह मेरा पेन है या फिर ये मेरा स्कूल है। तो इस तरीके से यह हो गया निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो इसके अंतर्गत वह और वो शब्द आता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं, वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है। वह मतलब दूर में है और यह मतलब क्या था, पास में है। वह मतलब दूर में है, तो दूर में है और मेरा पेन है, इसलिए यह हो गया दूरवर्ती सर्वनाम, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। या फिर इसी को एक और एग्जाम्पल से देख सकते हैं, वो मेरा स्कूल है, वो मेरा स्कूल है। इसके पहले मैंने क्या बोला था, ये मेरा स्कूल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मेरा स्कूल है। वो मतलब दूर में है, ये मतलब पास में है, इसलिए ये क्या हुआ था, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, और वो क्या हो जाएगा, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बात करें तो जो शब्द निकट वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उसे निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए यह और ये। यदि दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बात करें तो जो शब्द दूर वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उन्हें दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए वह और वो। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। परीक्षा में यदि आ जाता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानिए या फिर इसके बारे में उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको क्या करना होगा, सारी चीज़ें इस ट्रिक के माध्यम से डिटेल के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो तीसरा प्रकार होता है वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए अब हम जानते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक बार और परिभाषा देखेंगे, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, कई, कोई, कुछ, हर, सभी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इनका वाक्य प्रयोग देख सकते हैं, कोई आया था। कोई आया था में ये जो कोई शब्द है निश्चित नहीं कर रहा है कि कौन आया था, अनिश्चित है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, क्योंकि यह अनिश्चित है, कोई से हम नहीं बता सकते कि कौन आया था। अगला वाक्य देखिए, बैग में कुछ नहीं है। तो ये जो शब्द है कुछ, कुछ से हम नहीं बता सकते कि कुछ का मतलब बैग में किस चीज़ से रिलेटेड बात किया जा रहा है, मतलब कि कुछ नहीं है। या फिर कह सकते हैं बैग में कुछ है। तो कुछ है से हम एक बार फिर से नहीं बता सकते कि बैग में क्या है।
कई लोग जल्दबाजी में रहते हैं। अब यहाँ पे फिर से कई आ गया। अब ये कई में कौन आएगा? हो सकता है आप आओ, मैं आऊँ, या फिर कोई भी आ सकता है। निश्चित नहीं है, कई का मतलब निश्चित नहीं है, इसलिए इस कई को ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हर कोई कोरोना वायरस से लड़ रहा है। हर कोई, निश्चित नहीं है कौन लड़ रहा है, सभी लड़ रहे हैं। हर कोई लड़ रहा है कोरोना वायरस से, इसलिए हर कोई को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में, और प्रश्नवाचक सर्वनाम को ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यदि आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, इन्हें छांटिए या फिर उदाहरण दीजिए, तो क्या करेंगे? एकदम सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप प्रश्नवाचक सर्वनाम बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है या फिर इन्हें पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, जिस शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यदि उदाहरण देखें तो क्या, क्यों, कौन, किसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इस उदाहरण को हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। क्या तुम खाना खाना चाहते हो? क्या तुम खाना खाना चाहते हो? तो इसमें से जो क्या है यह प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए क्या का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक अगला वाक्य हम देखेंगे, घर में कौन आया था? घर में कौन आया था? यहाँ पे बताइए कि कौन सा शब्द प्रश्न पूछ रहा है? तो कौन। कौन, यह जो शब्द है यह प्रश्न पूछ रहा है कि घर में कौन आया था, इसलिए यहाँ पे जो कौन है यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगला वाक्य देखेंगे, आप किसे ढूंढ रहे हैं? आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो किसे शब्द है यह शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इस तरीके से यदि शब्द आ जाए क्या, कौन, किसे, किसको, क्यों, तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, और इन 6 प्रकार में से ही 5वां प्रकार जो होता है उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम या फिर रिलेटिव प्रोनाउन। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जिन शब्दों से 2 वाक्यों के बीच का संबंध पता चलता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात कोई 2 वाक्य हैं और इन 2 वाक्यों को यदि किसी शब्द से जोड़ा जाए जिससे कि इनका संबंध पता चले तो उस शब्द को ही संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जो कि, जो, सो, ये इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इन्हें वाक्य के रूप में देखेंगे तो बोल सकते हैं कि मुझे ऐसे लोग पसंद है जो वादा पूरा करते हैं। तो यहाँ पर यह जो शब्द है यह इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो यह जो शब्द है यही शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। एक और हम वाक्य देख सकते हैं, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है सो, यह संबंधवाचक को दर्शाता है कि इन दोनों वाक्यों को आपस में मिलाने का काम कर रहा है, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया है। वह कौन है जो कि रो पड़ा? वह कौन है जो कि रो पड़ा? तो यहाँ पे ये 2 वाक्य है, वह कौन है और रो पड़ा। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो कि। तो यह जो कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से जो शब्द 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में, जिन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 प्रकार में 6वां नंबर पर ही आता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। अपनेपन का बोध कराना।
तो ऐसे शब्द होते हैं जो अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ऐसे शब्द कौन से हैं, आइए देखते हैं। उदाहरण यदि इनकी बात करें हम तो हिमसेल्फ मतलब कि स्वयं, या फिर देमसेल्स अर्थात अपने। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपनेपन का बोध कराते हैं, और अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को ही निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसे वाक्य के तौर पे देखेंगे तो पाएंगे कि आप मेरे सिर आँखों पर हैं, आप मेरे सिर आँखों पर है। तो इस वाक्य में अपनेपन का बोध हो रहा है। कैसा वाला अपनापन है, आदर सूचक अपनापन का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द है आप मेरे, यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। एक और अन्य वाक्य के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो हमारा जो निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका एक वाक्य हम देखते हैं, हम अपने आप कर लेंगे। हम अपने आप कर लेंगे मतलब कि हम किसी को कह रहे हैं कि आप रहने दो, ये काम मत करो, हम अपने आप, हम खुद से कर लेंगे। तो यहाँ पर भी अपनेपन का बोध हो रहा है कि आप रहने दो, हम कर लेंगे, यानी कि हम अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा शब्द निजवाचक शब्द है, अपने आप, हम अपने आप। तो यहाँ पे जो अपने आप शब्द है यह निजवाचक शब्द है, क्योंकि यहाँ से अपनापन का बोध हो रहा है कि आप रहने दो, हम कर लेंगे। तो ये तो देख रहे थे हम सर्वनाम। यह सर्वनाम का छठवां प्रकार था जिसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यदि आपके मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली बार डिटेल के साथ इसकी वीडियो बना सकें। यदि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, यदि इसको आप लिखित रूप में या फिर वेबसाइट में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाकर के आप इसको वेबसाइट से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। यदि आप इसका PDF फॉर्मेट चाहते हैं तो उसको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण बताने जा रहे हैं। यदि आप पूरा हिंदी व्याकरण सीखना चाहते हैं तो हमारे सारे वीडियोस को पार्ट वाइज देखते जाइए। हम डिटेल से, क्रम से, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक आपको हिंदी ग्रामर सिखाने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण हम शुरुआत से लेकर के अंतिम तक पार्ट वाइज आपको स्टेप के साथ सिखाते जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए हिंदी व्याकरण।